एक ऐसा सोर्ड क्लैन जो अपनी शक्ति से दुनिया के बड़े हिस्से पर रूल करता है। यहां जन्म लेने वाला हर बच्चा नेचुरली स्ट्रांग और टैलेंटेड होता है। पावर और सर्वाइवल ही उनका मेन रूल है। और मैं उसी क्लैन में पैदा हुआ था। बचपन में एक सेरेमोनी होती है जहां हर बच्चे का फ्यूचर डिसाइड होता है। उस दिन मैंने सबसे पावरफुल सोर्ड चुनी। सबको लगा मैं फ्यूचर लीडर बनूंगा। मुझे भी लगा मेरी लाइफ सक्सेस और फेम से भरी होगी। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग थी। मेरे अंदर कोई खास टैलेंट नहीं था। अपने ही क्लैन में मैं सबसे वीक था। लोग मुझे इंसल्ट करते थे, नीचा दिखाते थे और मुझे फेलियर मानते थे। तुमसे कुछ नहीं होगा, हार्ड वर्क से भी तुम कुछ चेंज नहीं कर सकते। फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया। मुझे लगता था हार्ड वर्क से सब कुछ बदल सकता है। लेकिन एक दिन सब खत्म हो गया। मुझे क्लैन से बैन कर दिया गया। सिर्फ एक रीजन, मैं उनके लायक नहीं था। मैं अकेला भटक रहा था। तभी मेरी मुलाकात एक मिस्टीरियस मास्टर से हुई और वहीं से मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। उसने बताया कि मेरे अंदर टैलेंट है, लेकिन सोर्ड का नहीं, एक अलग पावर का। जो चीज मेरे क्लैन के लिए फॉरबिडन थी, वही मेरी रियल स्ट्रेंथ थी। मैंने सालों तक ट्रेनिंग की, अपनी एनर्जी कंट्रोल की और धीरे धीरे स्ट्रांग बन गया। फिर एक दिन एक अननोन एंटिटी मेरे सामने आई। उसने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। उस डील के बाद सब कुछ बदल गया। अब मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं था। मैं बन रहा था एक ऐसा वॉरियर जो सोर्ड और मैजिक दोनों यूज कर सकता था। अब जब भी मैं सोर्ड उठाता, वो बेहद हल्की लगती, जैसे मेरी बॉडी और पावर एक हो गई हो। जो कभी सबसे वीक था, अब रैपिडली स्ट्रांग बन रहा था। मेरी मेहनत आखिरकार रिजल्ट देने लगी। लेकिन तभी सब कुछ अचानक खत्म हो गया। एक दिन मैं सोया और फिर कभी नहीं जागा। मैं अपनी फुल पावर यूज किए बिना ही मर गया। मुझे समझ नहीं आया, अगर एंड ऐसा ही होना था तो मुझे ये चांस क्यों मिला। फिर अचानक मैंने आंखें खोली। सब कुछ बदल चुका था। मैं वापस आ चुका था अपने पास्ट में। इस बार सब कुछ अलग होगा। इस बार मैं वीक नहीं रहूंगा। इस बार मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिखूंगा। पेट्रियार्च की सोर्ड किसी छोटे बच्चे ने चूज कर ली थी। क्लैन के सभी लोग शॉक्ड थे। सेरेमोनी खत्म होते ही ऑर्डर दिया गया, उसे तुरंत स्टॉर्म कासल भेजा जाए। और फिर समय बीत गया। 6 साल बाद स्टॉर्म कासल एक ऐसी जगह है जहां बाहर की दुनिया तक पहुंचना भी आसान नहीं था। मैं यहां 6 साल से बंद था। क्लैन के रूल्स के अनुसार मुझे 10 साल की उम्र तक यहीं रहना था। मतलब अभी भी 3 साल बाकी थे। और सच कहूं, मैं बुरी तरह बोर हो चुका था। एक दिन मेरे कमरे में एक डेड बर्ड मिला। पहली नजर में ही समझ आ गया, यह किसी एक्सीडेंट का रिजल्ट नहीं था। यह जानबूझकर किया गया था। इस कासल में ऐसा करने वाले सिर्फ एक ही लोग हो सकते थे, मेरे अपने ही ब्रदर्स। उन्होंने इसे एक गिफ्ट पिट की तरह पेश किया, मजाक उड़ाते हुए, मुझे प्रोवोक करने के लिए। अब तक मैं सब कुछ सहता आया था, लेकिन इस बार हद पार हो चुकी थी। मैंने साफ कह दिया, अब से मेरी नजरों से दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अचानक माहौल बदल गया। बातों से शुरू हुई चीज सीधी लड़ाई में बदल गई। कुछ ही पल में दोनों जमीन पर गिर चुके थे। लोगों के लिए यह शॉकिंग था, एक छोटा बच्चा इतनी खतरनाक ताकत के साथ। लेकिन मेरे लिए यह बस शुरुआत थी। मुझे पता था, इस क्लैन में सरवाइव करने के लिए वीक रहना ऑप्शन नहीं है। उन्हें उठाकर ले जाने की बात हो रही थी, लेकिन मैंने रोक दिया। मैंने उन्हें वहीं छोड़ने का फैसला किया, तेज होती हुई बारिश के बीच, क्योंकि इस जगह पर दया दिखाना कमजोरी होती है और मैं अब कमजोर नहीं था। अचानक पूरे क्लैन को इकट्ठा होने का ऑन ऑर्डर मिला। सब हैरान थे, आखिर ऐसा क्या हुआ है। किसी को सही वजह नहीं पता थी, लेकिन एक बात क्लियर थी, ये कोई साधारण मीटिंग नहीं थी। कुछ लोग अंदाजा लगा रहे थे कि ये आने वाले चेंजेस के बारे में है, तो कुछ को लगा कि शायद क्लैन का हेड खुद आने वाला है। उसी समय खबर मिली, वो खुद आ रहे हैं। क्लैन का सबसे पावरफुल इंसान, जिसका नाम सुनते ही सब खामोश हो जाते हैं। मेरे लिए वो सिर्फ एक चीज थे, मेरे पिता। लेकिन एक ऐसे पिता जो इंसान से ज्यादा एक ठंडी ताकत जैसे थे। उनकी नजर में कमजोरी की कोई जगह नहीं थी और पिछले जीवन में मैं उनके लिए मानो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। उनके आते ही पूरा माहौल बदल गया। सैकड़ों लोग उनके सामने झुक गए। फिर उन्होंने सीधे उसी इंसिडेंट की बात उठाई जहां मेरे और मेरे भाइयों के बीच लड़ाई हुई थी। मेरे भाइयों ने खुद को इनोसेंट बताया और सारी गलती मुझ पर डाल दी। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कोई अननोन पावर यूज की, जो ना तो नॉर्मल ताकत थी और ना ही ऑरा। कुछ लोगों ने उसे मैजिक भी कहा, जो हमारे क्लैन में स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। माहौल और भी हैवी हो गया। तभी उन्होंने एक बात कही
जो पूरे क्लैन के लिए एक वार्निंग थी। अगर तुम ऐसे ही रहे तो इस क्लैन में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। फिर उनकी नजर मुझ पर आई। उन्होंने मुझसे वही सवाल पूछा, इस लड़ाई में गलती किसकी थी? मैंने सीधा जवाब दिया, इस क्लैन में जो मिलता है उसे वापस करना पड़ता है, चाहे वो सम्मान हो या अपमान। मेरे इस जवाब से वो थोड़ा संतुष्ट दिखे। इसके बाद उन्होंने सबको बाहर भेज दिया। अब वहां सिर्फ हम दोनों थे। उन्होंने सीधे पूछा, तुमने जो पावर यूज की वो क्या थी? उनकी आवाज में साफ वार्निंग थी। अगर वो मैजिक हुई तो कॉन्सिक्वेंसेस सीरियस होंगे। लेकिन सच ये था, मुझे खुद नहीं पता था वो क्या है। मैंने बस इतना कहा, ये ना मैजिक है, ना कोई नोन पावर, इसलिए मैं चाहता हूं आप ही इसका नाम रखें। अब खेल बदल चुका था, क्योंकि अब मेरी असली ताकत उनकी नजर में आ चुकी थी। मेरी उस पावर को आखिरकार एक नाम मिल गया, शैडो एनर्जी। ये कोई साधारण ताकत नहीं थी, ये उसी लेजेंडरी पावर से जुड़ी थी जिसने इस पूरे क्लैन की नींव रखी थी। कहा जाता है कभी एक शैडो एंटिटी ने इस क्लैन के फाउंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसी की वजह से ये क्लैन इतना पावरफुल बना। लेकिन उसके बाद वो एंटिटी कभी वापस नहीं आई। अब ऐसा लग रहा था कि वो फिर से लौट रही है, और इस बार उसके लिए मैंने रास्ता बनाया था। मैंने एक सवाल पूछा, क्या वो एंटिटी आपसे भी ज्यादा स्ट्रांग है? कुछ पल के लिए माहौल पूरी तरह शांत हो गया, क्योंकि ऐसा सवाल सिर्फ वही पूछ सकता है जिसे अपनी लिमिट्स का डर ना हो। उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कभी किसी ऐसी ताकत से लड़ाई ही नहीं की, लेकिन मेरे सवाल ने उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी थी। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अब वो मुझे इग्नोर नहीं कर सकते थे। उन्होंने साफ कहा, अब से वो मुझ पर नजर रखेंगे। और मेरे लिए ये एक जीत थी, क्योंकि अब मेरी वैल्यू इस क्लैन में बननी शुरू हो गई थी। इस बार मेरी जिंदगी पहले से पूरी तरह अलग जा रही थी। कुछ समय बाद मेरी एक बड़ी बहन मेरे पास आई। वो अपनी क्रेजी पर्सनैलिटी के लिए जानी जाती थी, और उसने मुझे एक गिफ्ट दिया। लेकिन ये कोई नॉर्मल गिफ्ट नहीं था, ये था एक रेयर और बेहद पावरफुल आइटम। एक ऐसा सब्सटेंस जो बॉडी को ड्रास्टिकली ग्रो करने में मदद करता है। अगर इसे कम उम्र में लिया जाए तो इंसान की लिमिट्स ही बदल सकती हैं। मुझे तुरंत समझ आ गया उसने ये मुझे क्यों दिया। वो चाहती थी कि मैं जल्दी स्ट्रांग बनूं, ताकि एक दिन मैं उसका ओपोनेंट बन सकूं। मैं उस गिफ्ट को यूज करने ही वाला था, तभी कुछ लोग सामने आ गए। मेरे बड़े भाई, उनकी नजर साफ थी, उन्हें वो चीज चाहिए थी। लेकिन इस बार मैं पहले जैसा नहीं था। मैंने उन्हें एक कंडीशन दी, अगर उन्हें वो चाहिए तो पहले उन्हें मेरा काम करना होगा। कुछ देर बाद वो लोग एक सुनसान जगह पर खुदाई कर रहे थे, डरते हुए, छुपते हुए, क्योंकि अगर कोई देख लेता तो मुसीबत उनके लिए होती। लेकिन अब पावर बैलेंस बदल चुका था। जो पहले मुझे डराते थे आज वही मुझसे डर रहे थे। और ये तो बस शुरुआत थी। मैंने अपने भाइयों को बुलाया और जैसा कहा था उन्होंने वैसा ही किया। लेकिन जब उन्हें उनका रिवॉर्ड मिला तो वो बस एक छोटी सी स्पून भर थी। उन्होंने गुस्से में पूछा, बस इतना ही? मैंने शांत होकर जवाब दिया, मैंने देने का वादा किया था, मात्रा का नहीं। उनके चेहरे देखने लायक थे, लेकिन मेरे लिए ये बस एक छोटा सा टेस्ट था। उनके जाने के बाद मैंने अपने काम पर ध्यान दिया। अब मेरे पास एक मौका था अपनी पावर को सही तरीके से यूज करने का। मेरे अंदर जो एनर्जी जमा हो रही थी, अब उसे डायरेक्शन मिल रहा था। फिर मैं पहुंचा एक ऐसी जगह जहां पहले कभी नहीं जा पाया था, क्लैन की सीक्रेट लाइब्रेरी। पिछली जिंदगी में मुझे यहां आने का मौका कभी नहीं मिला, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। यहां एंट्री आसान नहीं थी, सिर्फ खास लोगों को ही अनुमति थी। लेकिन मुझे एक तरीका पता था। एक खास फ्रेज बोलते ही दरवाजा खुल गया और मैं अंदर पहुंच गया। अंदर हर तरफ रेयर बुक्स और सीक्रेट नॉलेज भरा हुआ था, अलग अलग पावरफुल फैमिलीज की टेक्निक्स और फॉरबिडन लेवल की जानकारी। मैंने तुरंत डिसाइड किया, मैं यहां से जितना सीख सकता हूं सीखूंगा। मैंने एक सोर्ड मास्टर फैमिली की टेक्निक्स से शुरुआत की। यह आसान नहीं था, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल था। मैं बुक्स को ले नहीं सकता था, इसलिए मैंने प्लान बनाया, हर बार आकर इन्हें कॉपी करूंगा। तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। एक पावरफुल प्रेजेंस महसूस हुई, जैसे कोई बहुत पुरानी और खतरनाक एंटिटी जाग गई हो मेरे सामने। एक लेजेंडरी क्रीचर था, एक ड्रैगन, जिसके बारे में सिर्फ कहानियों में सुना था। वो हजारों सालों से सो रहा था, लेकिन अब वो जाग चुका था। पहले तो वो गुस्से में था, लेकिन फिर उसने कुछ नोटिस किया। वो मेरी तरफ देख रहा था और कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने कहा, तुमसे एक जानी पहचानी एनर्जी आ रही है, शैडो एनर्जी। उसकी आवाज बदल गई। अब वो सीरियस हो चुका था, क्योंकि ये एनर्जी सिर्फ एक खास कंडीशन में मिलती है, जब कोई एंशिएंट पावर के साथ जुड़ा हो। मैंने उसे अपनी पावर दिखाई, और जैसे ही उसने देखा वो पूरी तरह शॉक्ड हो गया, क्योंकि 1000 साल बाद फिर से कोई उस पावर का यूजर बना था। अब सिचुएशन बदल चुकी थी। वो ड्रैगन
जो पहले गुस्से में था अब मुझ में इंटरेस्ट लेने लगा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था मैं कोई आम बच्चा नहीं हूं और ये कहानी अब एक नए लेवल पर जाने वाली थी। स्टॉर्म कैसल के पास एक पहाड़ है, मुराकान माउंटेन। कभी यहाँ एक पावरफुल ड्रैगन राज करता था, जिसे 1000 साल पहले क्लैन के फाउंडर ने हराया था। कहानी कहती है कि वो हारकर सो गया, लेकिन सच ये है वो दुश्मन नहीं बल्कि फाउंडर का गार्डियन और साथी था। और अब वो फिर से जाग चुका था। इसका मतलब साफ था, अब मेरे पास भी एक गार्डियन हो सकता है। उस दिन के बाद मैं बार बार सीक्रेट लाइब्रेरी जाने लगा, क्योंकि अब मेरे पास एक गाइड था। मैं उससे हर सवाल पूछता, और अजीब बात यह थी कि इतना पावरफुल होने के बावजूद उसे स्ट्रॉबेरी पाई का ऑब्सेशन था। मैंने उसे अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताया कि कैसे मैं बुक्स कॉपी करता हूँ। उसने पूछा कितना समझ आता है। मैंने कहा लगभग 30%, और मेरी उम्र के हिसाब से यह काफी था। उसने मुझे इंकरेज किया, लेकिन साथ ही सच भी बताया सिर्फ टैलेंट काफी नहीं, उसे सही यूज करना भी जरूरी है। फिर मैंने फाउंडर के बारे में पूछा, अगर वो मेरी जगह होते तो। उसने कहा तुम्हारी उम्र में शायद कुछ भी नहीं समझ पाते, लेकिन स्ट्रेंथ सिर्फ थ्योरी से नहीं आती। उसने साफ कहा तुम में पोटेंशियल है, लेकिन अभी बहुत आगे जाना है। मेहनत करते रहे तो तुम उस लेवल तक पहुंच सकते हो, शायद उससे भी आगे। फिर उसने सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई, जिस पावर से मैं जुड़ा हूं उसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब मेरी भी कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद उसने मुझे एक टेक्निक सिखाई, शैडो एनर्जी रिलीज। ये बेसिक स्किल नहीं बल्कि पूरी पावर की फाउंडेशन थी, और गलत यूज करने पर खतरनाक भी। उसने कहा पहले मोना कंट्रोल सीखो, लेकिन ये मेरे लिए नया नहीं था। मैं पहले ही ये कर सकता था। जब मैंने उसे दिखाया वो खुद शॉक हो गया, इतनी कम उम्र में ये पॉसिबल नहीं। अब उसे भी समझ आ गया था कि मैं नॉर्मल नहीं हूं। फिर उसने असली कंसेप्ट समझाया, दुनिया की हर शैडो एक ही सोर्स से आती है, और अगर तुम उस सोर्स से जुड़े हो तो एक दिन तुम सभी शैडोज को कंट्रोल कर सकते हो। उसी पल मुझे अपनी पावर का असली मतलब समझ आया। ये सिर्फ ताकत नहीं थी, ये कुछ और ही लेवल की चीज थी, और अब मैंने उसकी शुरुआत कर दी थी। आधे साल बाद मेरे भाई कासल छोड़कर चले गए, और उसी दौरान मेरा 9th बर्थडे भी आया। सब कुछ नॉर्मल था। तभी अचानक मेरी सबसे बड़ी बहन आ गई, क्लैन की सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स में से एक, लेकिन बाकी सबसे अलग। ना उसे पावर चाहिए, ना सक्सेशन फाइट में इंटरेस्ट। हमारे बीच रिश्ता फैमिली से ज्यादा स्ट्रेंजर्स जैसा था। वो आते ही सबको बाहर भेजकर सीधे बोली, तुम्हारे एक्शंस ने सबका अटेंशन खींच लिया है। मतलब साफ था, जैसे ही मैं बाहर जाऊंगा पूरा क्लैन मुझ पर नजर रखेगा। उसने मुझे वार्न किया, इस फाइट में मत पड़ो, अपनी खुशी मत खो देना। लेकिन मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैं पहले ही इस लड़ाई में शामिल हो चुका था। मैंने उसे बताया कि मुझ पर अटैक हो चुका है। ये सुनकर वो सीरियस हो गई और पूछा किसने किया, लेकिन मेरे पास जवाब नहीं था। मैंने बस कहा मैं ठीक हूं, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। अब उसे समझ आ गया था कि मैं पहले जैसा कमजोर नहीं हूं। फिर उसने टॉपिक चेंज किया और बोली, आज तुम्हारा बर्थडे है, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूं। उसने मुझे एक पेंडेंट दिया और कहा, अगर कभी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाए तो इसमें लगा जीएम तोड़ देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। ये सिर्फ गिफ्ट नहीं, एक प्रॉमिस था। उसके जाने के बाद मुझे उस पेंडेंट की असली वैल्यू समझ आई। ये एक पावरफुल आर्टिफैक्ट था जो मैजिक अटैक से प्रोटेक्ट करता है और यूजर की पावर भी बढ़ाता है। अब साफ था कि इस क्लैन में हर कोई मेरा दुश्मन नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे साइड पर हैं, और अब मेरे पास सिर्फ पावर ही नहीं, सपोर्ट भी है। स्टॉर्म कैसल में बिताया हुआ समय जितना बोरिंग लग रहा था उतना था नहीं। यही मुझे मिला, पिता का एक्नॉलेजमेंट, कुछ रिश्ते और एक गार्डियन ड्रैगन। पिछली जिंदगी में ये सब कभी पॉसिबल ही नहीं था। अब मैं 10 साल का हो चुका था और मैं कैसल जाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। ट्रेनिंग के दौरान भी फर्क साफ दिख रहा था। पहले मैं सीखता था, लेकिन अब सिचुएशन उल्टी थी। लोग मुझे सिखा रहे थे। इंस्ट्रक्टर ने खुद कहा, अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, लेकिन मैं तुम्हें बेस्ट ट्रेनिंग दूंगा। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता था मैं ऑलरेडी उनसे आगे सोच रहा हूं। प्रिपरेशन शुरू हो चुकी थी, बॉडी भी चेंज हो रही थी, क्योंकि मैंने वो स्पेशल एनर्जी एब्जॉर्ब की थी। अब गर्म पानी भी नॉर्मल लग रहा था। सर्वेंट ने बताया कल सुबह हम निकलेंगे। मैंने सिर्फ बुक्स पैक करने को कहा, क्योंकि सफर में भी ट्रेनिंग रुकने वाली नहीं थी। लेकिन जाने से पहले एक काम बाकी था। मैं सीधे लाइब्रेरी गया, वो ड्रैगन जहां मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने कहा मैं कल जा रहा हूं। वो एक्साइटेड हो गया, क्योंकि वो भी मेरे साथ आने वाला था। उसने कहा मैं ऐसे फॉलो करूंगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन तभी पता चला वो पहले जितना स्ट्रांग नहीं रहा। 1000 साल सोने के बाद उसकी पावर काफी कम हो चुकी थी। मैंने पूछा क्या तुम अपनी ताकत वापस पा सकोगे? उसने कॉन्फिडेंटली कहा जैसे तुम स्ट्रांग बनोगे मैं भी बन जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा गार्डियन हूं। फिर उसने एक इंपॉर्टेंट बात बताई, हमारा क्लैन पहले सिर्फ स्वॉर्ड यूजर्स नहीं था, बल्कि मैजिक स्वॉर्ड्समैन ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ था। लेकिन किसी पुराने वू की वजह से अब वो मैजिक को रिजेक्ट करते हैं। मतलब जो मैं कर रहा हूं
वो इस क्लैन के रूल्स के खिलाफ है। मैंने लाइब्रेरी की बुक्स के बारे में पूछा, अगर कोई देखेगा तो? उसने हंसकर कहा, मैं इल्यूजन बना दूंगा, कोई नोटिस नहीं करेगा। हालांकि उसने ये भी एडमिट किया, उसकी करंट कंडीशन में ये ईजी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए रिस्क लेने को रेडी था। फिर उसने मुझे एक स्पेशल गिफ्ट दिया, स्ट्रॉबेरी पाई और थोड़ा अल्कोहल भी। मैं शॉक हो गया, लेकिन उसके लिए ये नॉर्मल था। वापस आने पर सर्वेंट ने वार्निंग दी, मैन कासल में लाइफ आसान नहीं होगी। मैंने कामली जवाब दिया, मुझे पता है। अगले दिन गार्डियंस रेडी थे, सब कुछ तय था, और फाइनली मैं स्टॉर्म कासल छोड़कर जा रहा था। डेस्टिनेशन सोड गार्डन, मेन क्लैन का असली सेंटर। अब असली कहानी शुरू होने वाली थी। मैं कैसल की तरफ जाते हुए मौसम अचानक खराब होने लगा। बर्फ तेजी से गिर रही थी और टेलीपोर्टेशन गेट यूज करना रिस्की हो सकता था, इसलिए नियर बाय विलेज रुकने की बात हो रही थी। लेकिन तभी एम्बुश, लगभग 20 एनिमीज, मेजेस और वॉरियर्स दोनों शामिल थे। गार्डियंस तुरंत एक्शन में आ गए। मुझे कैरेज के अंदर रहने को कहा गया, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। रंचंदल के रूल्स के हिसाब से कोई भी गार्डियन मुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। मतलब या तो कोई ट्रेटर है या फिर ये सब फेक है। अभी बाहर निकलना होगा। गिली भी एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन उसने तुरंत मुझे प्रोटेक्ट करने का फैसला लिया। जैसे ही मैं कैरेज से बाहर आया, सब कुछ अजीब तरह से शांत था। अगर ये लोग सच में मुझे मारना चाहते तो अभी परफेक्ट मौका था, लेकिन कोई मूव नहीं कर रहा था। तभी आवाज आई, जिन रंचंदल को ढूंढो। अब साफ हो गया था, ये रैंडम अटैक नहीं था, ये प्लान्ड था। मैंने उनके सिंबल्स देखे, एक डीमन मार्क, ब्लैक सकुरा, अलग अलग फैक्शंस का मिक्स, यूता फैमिली, ब्लैक किंग स्क्वाड, और ये सब एक ही टारगेट के लिए। गिली ने बिना रुके हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड्स में एनिमीज गिरने लगे। अब कंफर्म हो गया, ये असली 7 स्टार नाइट्स नहीं थे, ये इम्पोस्टर्स थे। मैंने कामली कहा, एक को मार दो और दूसरे का हाथ काटकर मेरे पास लाओ। गिली भी एक पल के लिए रुक गई, लेकिन फिर उसने बिना सवाल किए ऑर्डर फॉलो किया। तभी एक एनिमी हंसने लगा, तुम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। लेकिन गिली ने उसे बीच में ही रोक दिया। रंचंदल के बच्चे को मारना है तो कम से कम 8 स्टार लेवल के लोग भेजने चाहिए थे। तभी उसने चिल्लाकर कहा, यह तो बस वार्निंग है, रंचंदल का एंड आने वाला है। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, वो तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन रंचंदल का नहीं, जिन रंचंदल का रूल शुरू होगा। अब पिक्चर क्लियर थी। दुनिया के दूसरे हिस्से पर राज करने वाली एक मेज फैमिली, जो मैजिक की पीक तक पहुंचना चाहती है और जो हमारे क्लैन की सबसे पुरानी दुश्मन है। 1000 साल पहले उन्होंने एक ओथ के जरिए हमारे क्लैन की मैजिक पावर सील कर दी थी। मैं समझ गया इस अटैक के पीछे कौन है, लेकिन ये कोई बड़ा प्लेयर नहीं था, बस उनका एक फॉलोअर। इसे छोड़ दो, ये इंटरोगेशन के लायक भी नहीं है। वो चिल्लाता रहा, मुझे मार दो। लेकिन मेरे लिए वो अब कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि अब मुझे पता था ये सिर्फ शुरुआत है। असली दुश्मन अभी सामने आना बाकी है। यंग मास्टर, आपके ऑर्डर के अनुसार सब संभाल लिया गया है। मैंने उसकी तरफ देखा, तुम ब्लैक किंग स्क्वाड के कैप्टन हो? उसने सिर झुकाकर जवाब दिया और बोला कि मेरी वजह से वो सेफली बच निकला। कैसल पहुंचते ही मैं आपकी मदद का रिपोर्ट करूंगा। उसकी बातों में रिस्पेक्ट था, लेकिन कुछ अलग भी। टेलीपोर्टेशन गेट तक मैं तुम पर भरोसा करूंगा। उसने तुरंत हामी भर दी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की टेंशन साफ थी। एक 10 साल का बच्चा, लेकिन फिर भी वो लोग मुझे अलग नजर से देख रहे थे। शायद मैंने जो कहा वो सच में होने वाला है। मैंने सबको वार्निंग दी, गेट तक पहुंचने तक कोई भी केयरलेस बात नहीं करेगा। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, लेकिन कैप्टन ने सबको चुप करा दिया। हम आगे बढ़ने लगे। जिली ने पूछा, क्या उन फेक नाइट्स को ऐसे ही छोड़ना ठीक है? मैंने सीधा जवाब दिया, चाहे वो जिंदा मिले या मरे हुए, वो बाकी लोगों के लिए एग्जाम्पल बनेंगे। गुड जॉब जिली। उसने बताया कि 2 घंटे में हम विलेज पहुंच जाएंगे। फिर मैंने उससे कहा, एस्कॉर्ट में जो हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं है। 9 स्टार नाइट भी नोटिस नहीं कर पाया तो तुम्हारे लिए समझना मुश्किल ही था। गिली चुप रही, लेकिन वो खुद को दोष दे रही थी। पिछली जिंदगी में भी वो मेरी नैनी थी, और जब मुझे क्लैन से निकाला गया था वो भी मेरे साथ निकाल दी गई थी। उसने सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा था, माफ कीजिए, मैं आपकी सही तरह सेवा नहीं कर पाई। इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। खुद को दोष मत दो जिली, ये एक ऑर्डर है। अभी तुम ही मेरी एकमात्र गार्डियन हो। अगर तुम ऐसी छोटी बातों में उलझी रहोगी तो आगे प्रॉब्लम्स होंगी, इसलिए दोबारा ये बात मत कहना। जी यंग मास्टर। अब उसके चेहरे पर फिर से कॉन्फिडेंस आ गया था, लेकिन एक और प्रॉब्लम थी।
वो फेक गार्डियन नाइट्स, अगर मैं सही हूं तो इसके पीछे वही आदमी है। ट्रांसफॉर्मेशन सोर्स, बुबारे। वो एक ऐसा इंसान था जो परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता था। जिस चीज में ड्रैगन्स भी फेल हो जाते हैं वो उसे इजीली कर सकता था, और उसी पावर से उसने दुनिया में केओस फैलाया था। अगर वो इसमें शामिल है तो सिचुएशन सिंपल नहीं रहने वाली। पिछली जिंदगी में उसे 20 साल की उम्र में पकड़ा गया था। अगर मैं उसे एलाई बना लूं तो वो यूजफुल हो सकता है, लेकिन जो मुझ पर अटैक करे उसे छोड़ना भी आसान नहीं। मुझे कंफर्म करना होगा क्या इस बार हिस्ट्री बदली है या नहीं। यंग मास्टर, मैं बाहर गार्ड कर रही हूं। मैंने आंखें बंद की और थोड़ी देर में सो गया। ये बॉडी अभी भी वीक है। तभी एक आवाज आई। कौन? सामने एक बिल्ली थी। तुम ऐसे फॉलो कर रहे हो? वो बोला। और क्या करता? अगर मैं ह्यूमन फॉर्म में आता तो तुम्हारे नाइट्स मुझे तुरंत पहचान लेते। मैं कुछ कह पाता उससे पहले। यंग मास्टर, क्या हुआ? जिली अंदर आ गई। कौन है ये? बोलो, वरना अभी खत्म कर दूंगी। रुको जिली, ये स्ट्रॉबेरी पाए? सबसे पहले मैं उसे इंट्रोड्यूस करता हूं। रंचांदल फैमिली का गार्डियन, ब्लैक ड्रैगन, मुराकन। और हाँ, ये कभी कभी जिली को स्ट्रॉबेरी पाए बुलाता है, जैसे उसे हल्का सा टीज कर रहा हो। जिली तुरंत झुककर माफी मांगती है। उसकी आवाज में रिस्पेक्ट है और थोड़ा नर्वस फील। लेकिन मुराकन बिना किसी गुस्से के उसे माफ कर देता है। मुझे समझ आ जाता है अब सच छुपाना पॉसिबल नहीं है। मैं जिली को बताता हूं कि मैंने अब तक बहुत कुछ छुपाया था। वो ध्यान से सुनती है और फिर धीरे से कहती है, उसे पहले से अंदाजा था कि मैं नॉर्मल नहीं हूं। मैजिक, कॉन्ट्रैक्ट और अब एक ड्रैगन। इतना सब होने के बाद भी वो मेरे लिए खुश है। मैं उसे साफ कहता हूं कि अब वो मेरी साइड पर है, लेकिन ये सब सीक्रेट रहना चाहिए। हम टेलीपोर्टेशन गेट पर पहुंचते हैं। जिली थोड़ी वरीड है और वो सही भी है। रंचांदल फैमिली मैजिक एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूं। मैं सब कुछ हाइड कर लूंगा। तभी मेरी नजर एक लड़के पर जाती है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वेरादन जिपिल, एक जीनियस मैजिशियन और फ्यूचर एयर। जैसे ही मैं उसे देखता हूं मुझे इंस्टेंटली फील होता है ये मीटिंग नॉर्मल नहीं है। हम दोनों कैजुअली बात करते हैं, लेकिन असल में हम एक दूसरे को जज कर रहे होते हैं। वो मुझे वॉर्न करता है कि केयरलेस डिसीजंस डेंजरस हो सकते हैं। मैं भी उतनी ही शांति से जवाब देता हूं। हमारे बीच रिस्पेक्ट बनता है, लेकिन साथ ही एक टेंशन भी है, क्योंकि फ्यूचर में हम एक दूसरे के एनिमी बन सकते हैं। टेलीपोर्टेशन शुरू होता है और कुछ देर बाद मैं पहुंचता हूं रंचांदल का मेन एस्टेट, गार्डन ऑफ सोर्ड्स, जहां से मेरी जर्नी का अगला फेज शुरू होता है। मैं फिर से उस जगह पर खड़ा हूं, रंचंदल का मेन एस्टेट, गार्डन ऑफ स्वॉर्ड्स, जहां सिर्फ उन्हीं की तलवारें रखी जाती हैं जिन्होंने इस फैमिली के लिए सब कुछ दिया हो। कभी ये भी मेरा सपना था कि मेरी तलवार भी यहां लगे। तभी मैं उन्हें देखता हूं, मेरी माँ रोजा रंचंदल और मेरे फादर। वो मुझसे पूछते हैं क्या मैंने एक स्ट्रे एनिमल उठा लिया है। मैं बिना हेजिटेट किए कहता हूं मैंने उसे अडॉप्ट किया है। उसका नाम है बटरफ्लाई रंचंडल। और जैसे ही मैं ये बोलता हूं माहौल बदल जाता है। उन्हें ये पसंद नहीं आता कि मैंने एक छोटी सी कैट को रंचंडल नाम दे दिया। मेरे फादर हल्का सा मुस्कुराते हैं और पूछते हैं क्या मैं रंचंडल नाम का मतलब समझता हूं। मैं बिना रुके जवाब देता हूं, हाँ मैं समझता हूं। और अगर कोई बटरफ्लाई को इंसल्ट करेगा तो उसका जवाब मैं दूंगा। शायद मैं एनिमीज बना रहा हूं, लेकिन उन्हें खत्म करना भी सीख रहा हूं। 4 साल बीत जाते हैं। अब मैं 14 साल का हूं और एक 2 स्टार नाइट ट्रेनिंग स्मूथली चल रही है। तभी मेरी नजर बेलॉप पर जाती है, एक कॉमनर जिसका फ्यूचर फेल होना तय है और कैडेट से निकाल दिया जाएगा। उसकी आवाज में डाउट है, कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट नहीं है। मैं उसे समझाता हूं कि वो बाकी लोगों से बेहतर है, लेकिन मैं जानता हूं
अगर मैंने कुछ नहीं किया तो उसका फ्यूचर खत्म हो जाएगा। इस बार मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं डिसाइड करता हूं कि मैं खुद उसे ट्रेन करूंगा। एक जिंदगी की बदकिस्मती काफी होती है और मेरी पावर धीरे धीरे बढ़ रही है। शैडो एनर्जी ना, स्वॉर्ड्समैनशिप, सब कुछ सही डायरेक्शन में जा रहा है। मैं अपनी आंखें बंद करता हूं और लूना की आवाज गूंजती है, माइंड्स आय से देखो। माइंड्स आय एक ऐसी स्टेट जहां आंखों से नहीं बल्कि महसूस करके देखा जाता है। आमतौर पर इसे सिर्फ 7 स्टार नाइट्स ही अचीव करते हैं और मैं अभी सिर्फ 2 स्टार हूं। फिर भी वो मुझे ये सिखा रही है। मैं सोचता हूं शायद इसके पीछे कोई प्लान है, इसलिए मैं बस ट्रेनिंग पर फोकस करता हूं। धीरे धीरे मुझे यकीन होने लगता है कि मैं इसे समझ पाऊंगा। ट्रेनिंग खत्म होती है, मैं लूना को धन्यवाद देता हूं और वो हमेशा की तरह मुझसे ज्यादा एक्सपेक्ट करती है। उसकी नज़र में मैं बाकी लोगों से अलग हूं। अगला दिन, सभी कैडेट्स रेडी खड़े हैं। आज स्पार टेस्ट है। ये टेस्ट उनके फ्यूचर का फैसला करेगा और मेरे लिए भी ये एक बड़ा मौका है। अगर मैं आज 10 लोगों को डिफीट कर दूं तो मैं नेक्स्ट रैंक में चला जाऊंगा। मेरी नज़र बेलअप पर जाती है। वो फिर से कॉन्फिडेंस खो रहा है, लेकिन इस बार मैं उसे गिरने नहीं दूंगा। मैच स्टार्ट होता है। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट ओपोनेंट मी है। वो पहले से स्ट्रांग है, लेकिन अभी भी मैं उसे हैंडल कर सकता हूं। असली प्रॉब्लम कुछ और है। मुझे उसके बाद और 8 लोगों से लड़ना है, इसलिए मैं स्ट्रेटजी बदलता हूं। मैं सिंपल अटैक्स यूज करता हूं और सेम पैटर्न बार बार रिपीट करता हूं ताकि वो कंफ्यूज हो जाए। मेसा को लगता है मैं उसे डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं, लेकिन सच ये है मैं उसकी मूवमेंट कंट्रोल कर रहा हूं और फिर मैं उसे हरा देता हूं। उसे समझ भी नहीं आता कैसे। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। एक एक करके मैं बाकी ओपोनेंट्स को भी डिफीट करता हूं और उनके दिमाग में ये डाल देता हूं कि डायरेक्ट फाइट उनके लिए नुकसान है। ये सब मैंने पहले से सोचा हुआ था। टेस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। मुझे नेक्स्ट रैंक का मौका मिल जाता है, लेकिन मेरे लिए ये खत्म नहीं हुआ। मैं बेलअप का नाम लेता हूं। आगे बढ़ो। वो हिचकिचाता है। मैं उसे सीधा देखता हूं। इस तरह तुम रंगकंडेल में सरवाइव नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ो और मुझसे फाइट करो। इस बार मैं उसे बदल कर ही रहूंगा।